3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। बिहारीगंज क्षेत्र में कम पानी के प्रेशर की समस्या का अब होगा निदान। दक्षिण विधायिका अनीता बघेल के आतिथ्य में 8 इंच की स्टील पाइपलाइन डालने के कार्य शुरू। बुधवार 1 दिसंबर को बिहारीगंज में क्षेत्रीय दक्षिण विधायिका अनीता बघेल के आतिथ्य में क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पानी के कम प्रेशर की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जॉन्सगंज से 7 पीपली बालाजी मंदिर तक 8 इंच की स्टील की पाइपलाइन डालने के कार्य का विधिवत उद्घाटन पूजा अर्चना के साथ किया गया। बिहारीगंज मुख्य मार्ग पर श्री राम कम्युनिकेशन के सामने आयोजित उद्घाटन समारोह में वार्ड 40 की पार्षदान निर्मला शर्मा, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, दिनेश जैन सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उसी में 12 लाख रुपए की लागत से 500 मीटर क्षेत्र में 8 इंच की स्टील की पाइपलाइन डालने का कार्य आज शुरू हुआ है। इस पाइपलाइन के डल जाने से क्षेत्र की कम पानी के प्रेशर वाली समस्या का सदैव के लिए निदान हो जाएगा। पाइपलाइन का उद्घाटन का 7 पीपली बालाजी मंदिर से लेकर के बिहारीगंज की पुलिया तक ये पूरा एरिया नसीराबाद रोड से जाने वाली जो ग्रेविटी की लाइन है, जो राइजिंग लाइन है, उसी से फीड होता है और उसके कारण से पानी के प्रेशर की समस्या रहती है। इस पानी के प्रेशर की समस्या को समाप्त करने के लिए इस पूरे क्षेत्र को जॉन्सगंज की टंकी से जॉन वाई चढ़ाने हेतु ये पानी की लाइन डाली जा रही है, जो 8 इंच की लाइन है और कुछ लाइनें 11 इंच की भी हैं इसमें, और ये 500 मीटर तक की लाइन है जो स्मार्ट सिटी के तहत डल रही है। तो रोड को, नसीराबाद रोड को क्रॉस करके ये इस पूरे क्षेत्र में पैरेलल लाइन डालने का काम होगा और जो अंदर की लाइन है, जो अंदर जाने वाली लाइन है, उन लाइनों को इस पर शिफ्ट किया जाएगा ताकि पानी की जो प्रेशर है वो प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे ढंग से मिल सके। कितने समय से परेशानी आ रही थी? देखिए, पानी के प्रेशर की समस्या तो बहुत लंबे समय से है और चूँकि इसी लाइन से पानी आगे जाता है तो प्रेशर कम होता है इस लाइन पर, और प्रेशर कम होने की वजह से जो पानी की टंकियाँ, जो बाकी की पानी की टंकियाँ, वो पानी की टंकियाँ ना तो समय से भर पाती है और समय से नहीं भर पाने के कारण से उन सारे क्षेत्रों को इफेक्टेड होना पड़ता है। इसलिए यदि ये क्षेत्र पानी की टंकी पर जॉन के साथ में जुड़ जाता है तो जो बाकी की पानी की टंकियों के भरना का जो समय है वो कम समय लगेगा, बहुत जल्दी से पानी की टंकियाँ भरेंगी और अधिक क्षेत्र को प्रेशर से पानी दिया जा सकेगा। कितने लाख की लागत? देखिए, ये स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है, तो स्मार्ट सिटी के तहत जो अजमेर दक्षिण में जो काम हो रहा है वो 20 करोड़ रुपए की लागत से ये सारी जो पाइपलाइन है वो डाली जा रही है। 20 करोड़ रुपए की लागत में ही ये 500 मीटर की 8 इंच की पाइपलाइन भी सम्मिलित है। आज बिहारीगंज पे आज 8 इंच पाइपलाइन का उद्घाटन करा गया है हमारी अनीता दीदी की तरफ से, और ये लोग बागों की परेशानी थी, इस वजह से इसको निवारण कराया है इसका। गौतम नगर कच्ची बस्ती में रात 3 बजे तेज आवाज के साथ मकान की दीवारें ढही। परिवार के सभी लोग बचे सुरक्षित, जनहानि टली, घर का सामान दबने से हुआ नुकसान। वार्ड नंबर 27 के अंतर्गत गौतम नगर कच्ची बस्ती रामलीला चौक में बीती रात अल सुबह लगभग 3 बजे परिवार के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी एक तेज आवाज के साथ कच्चे मकान की दीवारें भरभराकर ढह गई। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बच गए, कोई जनहानि नहीं होने पाई, जबकि मकान की दीवार ढहने से उसके नीचे एक सेठी और बक्सा दब गया जिसमें घर का जरूरी सामान था, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान में रहने वाले बाबूलाल और उसकी पत्नी हेमलता ने बताया कि रात को अचानक तेज आवाज के साथ दीवारें गिर गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। घर में उसके पिताजी के पास 2 बच्चे सो हुए थे, जबकि 4 बच्चे उनके पास सो रहे थे। सभी सुरक्षित हैं, पर सामान दबने से नुकसान जरूर हुआ है।
अगर प्रशासन कुछ मदद करेगा तो वे फिर से मकान की दीवारें बनाकर रहने लायक हो जाएगा। खाती का काम करके पूरे परिवार का भरण पोषण करने के बाद इस महंगाई के दौर में उनके पास कुछ नहीं बचता। रात को 3 बजे समथिंग अपना मकान की दीवार गिर गई। उस टाइम पर हम सभी सो रहे थे। मेरे फादर थे और 2 बच्चे हमारे पापा के पास थे और 4 मेरे पास में थे। अचानक दीवार गिरने से अफरा तफरी सी मच गई हमारे में। कैसे न कैसे करेंगे, मतलब बच्चों को, एक बच्चे को तो निकाला, पट्टी गिरने के उसमें थी करार पर जिस दबने के, उसमें से निकाला। और अब आपने स्वयं आप देख लीजिए कि मतलब क्या हालत हो रखी है। माल का हानि का तो कुछ हुआ नहीं, मतलब किसी का कोई चोट वोट नहीं आई। बाकी किस तरह से कमाते करते हो क्या? मैं खाती का काम करता हूँ, सिर्फ एक ही। पापा है बुजुर्ग इंसान, मम्मी को पैरालाइज आया हुआ है, वो छोटे वाले भाई के पास है। यहाँ पे मैं एक ही रहता हूँ। अच्छा, किस तरह का बड़ा असर नहीं हो पाया? जैसे मतलब कोई सोता हुआ रहता, उस टाइम पे गिर जाती तो दब चपेट में कोई भी आ सकता था। फादर के लग जाती है, बच्चे दब जाते हैं, कुछ भी, वो बड़ा हादसा नहीं हुआ। बाकी जो नुकसान हुआ वो आप देख लें। नुकसान मान लीजिए, मतलब मकान तो पूरा ही गया। मकान तो पूरा ही बनेगा सर। ये कौन सी जगह है? गौतम नगर रामजिला चौक। क्या हुआ था? भैया रात को 3 बजे हम सोए हुए थे। उस समय क्या बोलता है, अचानक से धमक आई। धमक के साथ देखा तो इधर की दीवार गिरी हुई थी, उस पर मेरे ससुर साहब सोए हुए थे। फिर वो जैसे दीवार गिरी तो सेठी अच्छा हुआ वो तो आगे सरक गई, नहीं तो हमारे ससुर का पता नहीं क्या हो जाता। और 2 बच्चे सोए हुए थे, वो एंड हो जाता हमारे। एक छोटी गुड़िया थी 11 साल की, वो जैसे ही जमक हुई, जमक के साथ उसको हाथ पकड़ के खींचा हमने। तो फिर वो क्या बोलते हैं, बच्चे तो सब बच गए। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके दीवारें गिर गई। क्या मानते हो, अगर कोई आपको बड़ा हादसा नहीं होता? अच्छा हुआ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ तो हम क्या करते, हम तो वैसे गरीब इंसान है। और सांस पैरालाइज में ससुर साहब चक्की का काम करते हैं, चक्की का काम करते हैं ऐसे। वहीं वार्ड 27 के पार्षद विनोद कुमार तंवर भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि नगर निगम से जो भी संभव मदद हो पाएगी वह बाबूलाल को दिलाने की कोशिश करेंगे। भगवान का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बाबूलाल और उसके परिवार के समक्ष अब सर छुपाने के लिए कोई आशाना नहीं है। जिला प्रशासन और नगर निगम से मदद की दरकार है। मुझे सूचना मिली कि ये बाबूलाल जी, मोहन जी है, उनके मकान की दीवारें गिर गई। तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, मतलब 7 बजे करीब आया। मुझे सुबह खबर मिली थी तो मैं आया तो मैंने देखा भाई इनकी तो दीवारें पूरी गिरी हुई है। अच्छा वो किसी को जनहानि नहीं हुई। ये बता रहे थे भाई बच्चे सो रहे थे, पिताजी सो रहे थे, 2 बच्चे सो रही थी उनके पास में, और ये बाबूलाल जी वो अपने दूसरे कमरे में सो रहे थे। तो दोनों कमरों की दीवारें ऐसी गिरी। अब इन्होंने बोला भाई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बाकी जनहानि नहीं हुई। ये सब नुकसान तो कोई बात नहीं सह लेंगे, बाकी जनहानि नहीं हुई। इसके लिए बहुत भगवान का शुक्र करते हैं हम। मकान बनवाने के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट में बाकी रकम नहीं चुकाने पर कॉन्ट्रैक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा। कॉन्ट्रैक्टर अशोक कुमार महावर ने बड़लिया निवासी राजेंद्र व बीना के खिलाफ इस्तगासे के जरिए लगाया मारपीट और पैसे हड़पने का आरोप। आदर्शनगर थाना अंतर्गत बड़लिया में एक मकान बनाने के लिए राजेंद्र और बीना ने परिवादी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर अशोक कुमार महावर के साथ एक लिखित अनुबंध किया था, जिसमें मकान बनाने के लिए 38 लाख रुपए तय हुए थे। परिवादी अशोक कुमार महावर द्वारा 90% मकान का काम पूरा कर दिया गया, जिसके पेटे उसे अभी तक सिर्फ 26 लाख रुपए ही भुगतान किए गए। वहीं जब शेष रकम 14 लाख रुपए का तकाजा परिवादी अशोक कुमार ने राजेंद्र और बीना से किया तो वह लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए और उसके पैसे नहीं दे रहे, साथ ही उसका सामान भी जब्त कर लिया, जिस पर परिवादी अशोक कुमार महावर ने न्यायालय संख्या 4 में 156/3 CRPC के तहत इस्तगासे के जरिए आदर्शनगर थाने में एक परिवाद दायर कराया। आदर्शनगर थाने के ASI भूरी सिंह ने बताया कि मामले में IPC की धारा 379, 420, 406, 341 और 323 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जी सर, क्या मामला है और किसने दर्ज करा है, किसके खिलाफ करा है? कल दिनांक 30/11/2021 को परिवादी श्री अशोक कुमार महावर निवासी कांकरदा भूणाबाई निवासी ने न्यायालय जेम नंबर 4 अजमेर में अंतर्गत धारा 156(3) CRPC के तहत एक इस्तिगासा न्यायालय से परिवादी अशोक कुमार का इस आशय का प्राप्त हुआ है कि परिवादी की एक फर्म कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग काम करने की है, जिसका काम वो परिवादी की फर्म करती है। परिवादी के रिलेटिव राजेंद्र व उसकी पत्नी श्रीमती बीना
ने परिवादी से संपर्क किया। वह परिवादी से संपर्क कर बड़लिया स्थित अपने प्लाट पर मकान का कार्य करवाने हेतु एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जो कॉन्ट्रैक्ट 38 लाख रुपए में परिवादी व प्रार्थी के मध्य तय हुआ, जिसमें परिवादी द्वारा 90% काम मकान का पूरा कर दिया गया, जिसमें 38 लाख में से प्रार्थी द्वारा परिवादी को 26 लाख रुपए दिए गए। 26 लाख के अलावा जो 14 लाख रुपए हैं उनके लिए परिवादी ने प्रार्थी गण को कहा गया, तो उनके मध्य विवाद हो गया, जिस बात को लेकर परिवादी ने मकान पर जाकर अपना सामान देखा तो उसका आरोप है कि मेरा सामान इधर उधर कर दिया है, प्रार्थीगण द्वारा चोरी कर लिया गया। सीमेंट के कट्टे, फावड़ा, बजरी इधर मेरे चोरी कर लिए और 14 लाख रुपए नहीं दे रहा है। वह मैं जिस दिन प्लाट पर गया उस दिन मेरे साथ प्रार्थीगण द्वारा मारपीट गई, जिस पर इस्तिगासा न्यायालय से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। धारा 379, 420, 406, 341, 323 IPC में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम भूरी सिंह SI, थाना आदर्श नगर, अजमेर। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की आहट ने मचाई खलबली। नगर निगम ने शहर और कॉलोनियों में शुरू कराया सैनिटाइजेशन, तो वहीं सर्वधर्म मैत्री संघ ने कलेक्टर से की चर्चा। 2 साल तक कोरोना की मार झेल चुके देश दुनिया पर अब उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट से हर ओर खलबली सी मच गई है। लोगों को फिर से अनुशासन में रहने की अपील करते हुए वैक्सीन लगवाने की समझाइश की जा रही है, ताकि भारत में ओमिक्रॉन वायरस से नुकसान ना हो। इसे लेकर अजमेर नगर निगम भी सतर्क हो गया और फिर से पूरे शहर और कॉलोनियों में सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ करा दिया गया। बुधवार को नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक वार्ड और शहर के प्रत्येक हिस्से में फिर से सैनिटाइजेशन का कार्य वृहद स्तर पर प्रारंभ कराया जाए, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। साथ ही लोगों से हाथों को सैनिटाइजेशन करने, उचित दूरी बनाए रखने और सदैव मास्क लगाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा आप करने से ही हम इस महामारी पर काबू पा सकते हैं। जैसे कि देखा गया है कि दूसरे देशों में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल गया है, तो अपने यहाँ भी एक दो डेली निकल ही रहे हैं केस। तो इसके लिए अधिकारियों को मैंने निर्देश दे दिए हैं कि जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव केस है वहाँ पर स्प्रे की तैयारी कर दी है, तो सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है वहाँ पर। और जो दुकानदार हैं अपनी वहाँ भी हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों सबको भेजकर हम पहले तो समझाइश कराएंगे, फिर उसके बाद अगर फिर भी भीड़ भाड़ मिली दुकानों पर तो हम चालान कटवाएंगे। और सभी शहरवासियों से यही मेरी निवेदन है कि आप मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और दूरी बना के रखें, और ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें, क्योंकि कोरोना वापस एक्टिव हो चुका है। दोबारा नहीं आवे ऐसी हालत? हाँ, दोबारा अगर ऐसी हालत नहीं आए तो आप सावधानी बरतें थोड़ा। वहीं सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने से पहले ही सावधानी और सतर्कता बरतते हुए लोगों को जागरूक करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि लोग कोरोना अनुशासन को अनवरत जारी रखें, भीड़ भाड़ से बचें, उचित दूरी बनाए रखें, सदैव मास्क लगाकर रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है वह अपनी दोनों डोज लगवा लें, यह भी सुरक्षा का बेहद जरूरी उपाय है। आज हम सभी लोग यहाँ पे सर्वधर्म मैत्री संघ के जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं वो सब लोग यहाँ पे आके कलेक्टर साहब से और SP साहब से मुलाकात की, शिष्टाचार मुलाकात की। वो अभी जो ये वर्तमान समय में जो कोविड-19 वापस जिस तरह से अपने लक्षण दिखा रहा है और थर्ड वेरिएंट की जो एक्सपेक्टेशन है कि वो जल्दी से आने वाला है, तो हम भी चाहते हैं कि सभी लोग शहर में जागरूक रहें। और इसी की सावधानी हेतु आज हम कलेक्टर साहब से और SP साहब से चर्चा करने आए थे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस बारे में जल्दी ही निर्णय किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जहाँ आने के बाद हम एक चीज़ पर और कहना चाहेंगे कि अभी भी शहर में कई लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो हम सब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया एक तो वो अपना वैक्सीनेशन करा लें, और अगर किसी भी वजह से दूसरा वैक्सीनेशन का डोज अगर रह गया है तो उसको जल्दी से करा लें, ताकि वो जो पहले वाली सीवियरिटी थी वो ख़त्म हो जाए। इसी बारे में हम यहाँ बात करने आए थे।
पुष्कर चित्रकूट धाम के उपासक पाठक महाराज ने बताया कि सर्वधर्म मैत्री संघ के बैनर तले सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर फिर से आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट से किस तरह लोगों को सावधान और सतर्क किया जाए और इसमें धर्मगुरु अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की है। आज सर्वधर्म मैत्री संघ के तरफ से प्रकाश जी की अध्यक्षता में और सभी धर्मगुरु आज कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को मिले कि जो एक तीसरा वेरिएंट आ रहा है कोविड का, उसकी जागरूकता अभियान के लिए कि लोगों में पुनः एक बार जागृति आए, हम सब मिलकर काम करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और सैनिटाइजिंग करें। इन सब मुद्दों पे हमने चर्चा की और किस तरह लोगों में जागरूकता फैलाए, उसमें धर्म क्या अपना रोल अदा कर सकता है, धर्मगुरु किस तरह इसमें अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। अल्पसंख्यकों को प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर ब्यावर और मसूदा उपखंड अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राजस्थान चीता मेहरात काठात महासभा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले में निवास करने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर उपखंड अधिकारी ब्यावर व मसूदा के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए बुधवार को राजस्थान चीता मेहरात काठात महासभा के बैनर तले जिला कलेक्टर को महासभा संरक्षक प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर चीता, सचिव शहाबुद्दीन काठात, उपाध्यक्ष पांचू काठात, मुंशी काठात और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। महासभा के संरक्षक प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात ने बताया कि ब्यावर में मसूदा उपखंड में निवास करने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों को सक्षम अधिकारी द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा, जबकि आवेदकों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शपथ पत्र व अन्य शर्तें पूर्ण कर आवेदन किए जा रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 19 का खुला उल्लंघन है। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर के आदेशों के बाद भी मुस्लिम धर्म मानने वाले चीता मेहरात काठात समुदाय के लोगों को निर्धारित अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं करने से इस समुदाय में रोष है। राजस्थान के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव अल्पसंख्यकों के कल्याण पर जोर दे रहे हैं और इस समुदाय की बहुलता वाले मसूदा उपखंड में 22 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना अंतर्गत एक विशाल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इसके विपरीत जिले के ब्यावर उपखंड अधिकारी रामप्रकाश और मसूदा उपखंड अधिकारी श्रीमती प्रियंका बड़गुजर व तहसीलदार मनमर्जी कर रहे हैं। इसलिए महासभा द्वारा ज्ञापन देकर स्थायी समाधान की मांग की है। यदि 7 दिवस में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो महासभा द्वारा आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला एवं उपखंड प्रशासन की होगी। राजस्थान चीता मेहरात काठात महासभा का ये एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे चारों डांग के पदाधिकारी, डांग वाइज पदाधिकारी और बहुत ही चुनिंदा लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ में जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष महमूद खान जी भी उपस्थित हैं। हम यहाँ पर एक बहुत पुरानी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि अजमेर जिला जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है उसमें चीता मेहरात काठात बिरादरी के लोग निवास करते हैं और बड़ी भारी मात्रा में निवास करते हैं। 10 लाख की आबादी लगभग है। उनमें से 80% लोग 70 से 80% लोग हैं जो मुस्लिम धर्मावलंबी है, लेकिन राज्य सरकार, भारत सरकार के की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए एक सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और हमारे लोग जब प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो उसको यहाँ के जो अधिकारी हैं, एसडीएम साहिबान हैं या तहसीलदार साहिबान हैं, वो जारी नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के लंबे समय से हम संघर्षरत हैं। कुछ समय के लिए ब्यावर, मसूदा, भीम, नसीराबाद और यहाँ पर जारी हुए, लेकिन कुछ अभी फिर रोक दिए गए हैं। तो इसको लेकर के समाज में बड़ा गुस्सा है कि माइनॉरिटी के लिए सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन माइनॉरिटी के जो मगरा क्षेत्र में जो अरावली पर्वत पर जो मार्शल कौम रहती है, जो मुस्लिम है सदियों से, लेकिन उनको प्रमाण पत्र देने के लिए आनाकानी की जाती है, तरह तरह के रोड़े अटकाए जाते हैं। हमने पहले भी कलेक्टर साहब से निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन किया है कि यदि ये माइनॉरिटी का प्रमाण पत्र, मुस्लिम अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र अब जारी नहीं होता है तो 10 दिन के बाद हम भारी मात्रा में असंतोष व्यक्त करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र में, मसूदा ब्लॉक में जो माइनॉरिटी का बहुत बड़ा आवासीय विद्यालय बन रहा है, वो केवल हमारी कम्युनिटी के कारण बन रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर एडमिशन उनका नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यदि ये प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो हम वो आवासीय विद्यालय के वहाँ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और राज्य सरकार, भारत सरकार
सबका हम विरोध करेंगे कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार से विद्यालय बन रहा है और हमारे को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो ये फिर किस काम के लिए। इसलिए आज हमने रिक्वेस्ट की है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, और अगर आगे हमारी मांग नहीं मानी जाती है, प्रमाण पत्र इशू नहीं किया जाता है, तो ये मांग और ये जो हमारी मांग करने का जो तरीका है वो बदल भी सकता है। राजस्थान चीता मेरात काटात महासभा के सारे लोग आज आए हैं। वो इस पुरानी एक समस्या है जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र लेने का होता है। उस अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र में जाति अलग अलग लिखी है, जैन बौद्ध धर्म भी है। तो मुस्लिम जो हैं, ये चीता मेरात काटात सब मुस्लिम धर्म मानने वाले करीब अजमेर ज़िले में 70% के करीब लोग हैं। उनको पूर्व में ब्यावर में, कोटा में, जयपुर में माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट इशू किया गया है और इसी कार्यालय ब्यावर कार्यालय से भी हुए हैं, बसुधा से भी हुए हैं, लेकिन अभी जो अधिकारी बैठे हैं वो देने में आनाकानी करते हैं। छात्रवृत्ति की आवश्यकता हो तो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र चाहिए, किसी स्कूल में एडमिशन की ज़रूरत हो तो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र चाहिए। और इसके पहले ये जो समाज है, इनके चुनिंदा लोग, इनके अध्यक्ष कई बार डिविजनल कमिश्नर साहब से मिले और यहाँ तक कि राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग का आदेश भी इनके पास है, भारत सरकार का आदेश भी हमारे पास है और कलेक्टर महोदय से भी 2 बार पहले मिले। कलेक्टर महोदय ने पहले आदेश भी कर दिया, एडीएम साहब ने उनको डायरेक्ट निर्देशन दिया कि इनको अल्पसंख्यक का जो अपना एफिडेविट दे रहा है कि भाई मैं मुस्लिम समाज का हूँ तो उसको मुस्लिम समाज का सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन ये प्राइमा फेसी जैसे ही उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है वो कहते हैं कि आप नियम में आते ही नहीं हो। जबकि एक बात यह है कि अल्पसंख्यक में जितने भी समाज आते हैं उन समाज में भी अलग अलग वर्ग हैं। जैसे हमारे ये चीता मेरात काटाते हैं, मैं मुसलमान खान हूँ, ये है। इस तरह जैन समाज में भी श्वेतांबर, पीतांबर, ये वो सब है। उनसे ये बात नहीं पूछी जाती है कि भाई आप कौन हो, उनको सीधा जैन के ऊपर जाती है उसकी लिख के और उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो आज हम कलेक्टर महोदय से बहुत ही शांतिपूर्वक से हमने निवेदन किया है कि सर इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन आप निकाल दें और डायरेक्ट ऑर्डर दें उनको और कि ये आपके आदेश की भी अवहेलना नहीं हो। और उसके अलावा भी अगर उन अधिकारियों को किसी तरह की क्योरी करनी है तो ये चीता मेरात काटात महासभा के अध्यक्ष जलालुद्दीन जी और ये सारे लोग उनके साथ बैठकर सारे पेपर उनको प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने बहस करने के लिए तैयार हैं। अपना प्रेजेंटेशन जिस प्रकार से वो चाहते हैं और वो करने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए कलेक्टर महोदय ने फरमाया कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं बिल्कुल निश्चित ऑर्डर करता हूं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय ने आज हमारी बात बहुत शांतिपूर्वक सुनी है और इस पर आदेश भी करेंगे और इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान होगा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले 182 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन। नगर निगम और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर दिया ज्ञापन। बुधवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिल गोयर के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने अजमेर नगर निगम गेट के बाहर धरना देकर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा को ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 182 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति दिए जाने व अस्थायी सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर करने के साथ ही वेतन में बढ़ोतरी और सफाई कर्मचारियों की 3 सूत्रीय मांगों पर जल्द संज्ञान लेकर निराकरण करने की मांग। अनिल गोयर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। ठेकेदारी प्रथा में सफाई कर्मचारियों को स्थायी रूप से रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। ठेकेदारी प्रथा में कर्मचारियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन श्रम के रूप में 300 रुपये की दर का भुगतान किया जाना उचित है, जिससे कि कर्मचारियों का जीवन यापन हो सके, लेकिन ठेकेदार उसमें भी कटौती कर अपने हिसाब से भुगतान करता है, जिसमें उनकी आजीविका चलाना मुश्किल होता है। गोयर ने बताया कि 182 कर्मचारियों का जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस प्रकरण में गति प्रदान कर कर्मचारियों को यथाशीघ्र नियुक्ति दी जाए, अन्यथा आंदोलन जयपुर पहुंच जाएगा। वर्ष 2012 के अंदर नगर निगम सफाई कर्मचारी भर्ती 756 पदों पर होनी थी, जिसका 182 पात्र व्यक्तियों को आज दिनांक तक निगम प्रशासन और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के बीच में ये सफाई कर्मचारी हदर में झूल रहे हैं, जिसके विरोध में आज नगर निगम प्रशासन को और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। 182 कर्मचारी जो पात्र हैं उन्हें कोर्ट में मामला चलने के उपरांत भी आदेश होने के बावजूद भी इन लोगों को सरकार गुमराह कर रही है, नियुक्ति नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इन लोगों के जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ये मांग लेकर आए हैं प्रशासन के द्वारा कि जब सरकार 2012 में कांग्रेस की थी और आज 2021 में सरकार कांग्रेस की है, तो इन लोगों के साथ वाल्मीकि समाज के साथ न्याय हो और सफाई कर्मचारियों को 182 का मामला कोर्ट में चल रहा है, सरकार के पक्ष में बैठा मामला, तो इनको तुरंत प्रभाव से सरकार को नियुक्ति देनी चाहिए। 2 कर्मचारियों को नौकरी बिल्कुल, जिन 2 कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है वो कलेक्टर साहब के प्रशंसा पत्र के आधार पर दी गई है, जबकि जितने भी मामले हैं वो अनुभव के आधार पर नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। अगर उन 2 व्यक्तियों को
प्रशंसा के आधार पर दी गई है। तो ये सारा समाज विगत पीढ़ियों दर पीढ़ियों सफाई कर्मचारी कार्य करता आ रहा है। इस समाज को किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है और सरकार को इस बात का मालूम होते हुए भी सरकार इन लोगों के साथ में न्याय नहीं कर रही है। आज क्यों गेट पे क्यों बैठते हैं? आज हमारा मार्फत है जो प्रशासन है ये अब तक अपनी नींद को ओढ़ के सो रहा है, इन लोगों की मांग है नहीं मान रहा है। तो इन बड़ देर के मार्फत हम इनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। कब तक चलेगा ये? जब तक इन लोगों को ये नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहेगा। आज अजमेर की धरती पर हो रहा है, आगामी आने वाले दिनों में जयपुर की धरती पर होगा, ऐसा मेरा मानना है। विश्व एड्स दिवस पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में लगाई गई जागरूकता प्रदर्शनी। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के तत्वाधान में लगाई गई प्रदर्शनी का रेजिडेंट्स ने किया अवलोकन। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर बुधवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के तत्वाधान में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रोफेसर एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर रीनू बेदी ने बताया कि एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। 1988 में एड्स दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। भारत में वर्ष 1986 में एड्स का पहला केस दर्ज किया गया। वहीं 1959 में अफ्रीका के कांगो में एड्स का पहला मामला सामने आया था। इस बार एड्स दिवस मनाने की थीम असमानताएं खत्म करने के साथ एड्स को खत्म करना है। मौजूदा समय में भारत में करीब 21 लाख एड्स से पीड़ित मरीज हैं। हमें एड्स से नफरत करनी है, एड्स के रोगियों से नहीं। इसका इलाज समय पर दवाइयां लेना और लोगों के बीच रहकर सकारात्मक सोच के साथ संतुलित जीवन जीना है। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीपी सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ इसका निरीक्षण किया। इसके अलावा रेजिडेंट चिकित्सकों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। जी मैम, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, क्या खास? ये आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 1988 से लगातार वर्ल्ड नेशनल टास्क फोर्स हमारा होता है, वो एक थीम डिसाइड करता है कि किसी भी बीमारी को किस तरह हमको जीरो लेवल पर लाना है या उसको ख़त्म करना है। तो एड्स के लिए जो हर साल 1988 से हम लगातार एड्स डे मनाते हैं 1 दिसंबर को, और एक थीम डिसाइड करी जाती है जिस पर पूरे साल काम भी आता है। सारे मेंबर कंट्रीज काम करते हैं ताकि हम किस तरह अपना टारगेट अचीव करके उस बीमारी की रोकथाम कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें, उसके बारे में जागरूकता पैदा कर सकें। तो इस साल की जो थीम है वो है एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। मतलब लोगों को किस तरह जागरूक करना है कि उनको क्या मेजर्स अपनाने हैं, किस तरह जल्दी अपनी ट्रीटमेंट कराना है, अपनी टेस्टिंग करानी है, और ट्रीटमेंट को किस तरह पूरा करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह ट्रीटमेंट अवेलेबल होना चाहिए, हर लेवल पे डायग्नोसिस अवेलेबल होने चाहिए, और उनको मोटिवेट करना होता है कि वो आकर के अपना पूरा इलाज दे सके और इस बीमारी से डरे, इसकी बीमारी से डरे और इस बीमारी के फैलने के तरीके से डरे। बीमारी को इस तरह नहीं समझे कि ये खाली एक मौत का रास्ता है या मृत्यु का रास्ता है, इसके बचाव संभव है। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का दिवस मनाया जाता है। जय श्रीनाथ बाबा के गुरु भगवान जय श्री देवीनाथ का 83वां निर्वाण दिवस मनाया। निर्वाण दिवस पर श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के किए दर्शन, भंडारे में लिया हिस्सा। बुधवार को श्रीनाथ बाबा मंदिर प्रतिमा जौहरी शक्ति मठ भूनाबाई में श्रीनाथ बाबा के गुरु भगवान जय श्री देवीनाथ जी का 83वां निर्वाण दिवस बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 1 दिसंबर बुधवार को जय श्री देवीनाथ बाबा की समाधि पर फूल बंगला सजाया गया। इसके बाद योगीराज प्रवीणनाथ बाबा ने आध्यात्मिक शक्ति से अभिमंत्रित बबूत दी। प्रभात फेरी करते हुए बाबा के भक्तों, अनुयायियों, श्रद्धालुओं ने केसरिया झंडा लेकर शक्ति मठ श्रीनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा की समाधि पर गुलदावरी और गुलाब के फूल अर्पित कर शक्ति पुंज के दर्शन किए। वहीं रोगी भक्तों ने 7 परिक्रमा लगाकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर योगीराज प्रवीणनाथ बाबा ने कहा कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही कष्टों का निवारण होता है। गुरु का आशीर्वाद रक्षा कवच है जिसे काल भी नहीं भेद पाता। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। निर्वाण दिवस पर सभी श्रद्धालुओं और समस्त ग्रामवासियों ने भंडारे के साथ अन्नकूट प्रसादी प्राप्त कर बाबा से आशीर्वाद लिया। शक्तिमठ प्रतिमा जौहरी आश्रम पर भगवान श्री देवीनाथ जी का 83वां निर्वाण दिवस मनाया गया है, जिसके अंदर सभी भक्त सम्मिलित हुए हैं। भगवान देवीनाथ जी ने सन 1938 में 1 दिसंबर 1938 को जिंदा समाधि ली थी। उसी के बाद से उनकी महिमा पूरे जगत में विख्यात है। कहाँ से भक्त आए हैं क्या? 1 दिसंबर को जो बाबा की निर्माण दिवस मनाया जाता, उसमें जितने ही भक्तों का मैंने अपने जीवन में इलाज किया, वो सभी भक्त यहाँ पर आकर इस भंडारे पर सम्मिलित होते हैं और शक्ति मठ पर झंडा चढ़ाते हैं और निरोगी होने की प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में सुख संपत्ति और साधना बनी रहे। किस तरह की बीमारियों के?
लगभग जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या मेडिकल साइंस से आदमी हताश हो जाता है, या योग से भी हताश हो गया, योग करने के बाद भी अगर आदमी ठीक नहीं हो रहा तो शक्ति मठ की 7 परिक्रमा लगाने के बाद वो निरोगी हो जाता है। लोगों ने परिक्रमा भी लगाई झंडे की। जो आदमी बीमार थे आज उन्होंने आकर भगवान देवीनाथ जी के निर्माण दिवस पर 7 परिक्रमा लगाई है और वो सब निरोगी हैं जो आपके सामने है। मेरे को यहाँ आए हुए बहुत समय हो रहा है और मेरे को यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह जो है ये है, और ऊपर का भी मेरे ऊपर किसी ने किया है वो भी मेरे को ठीक हुआ है। और गुरुदेव की बहुत महिमा है कि जो भी यहाँ आता है वो बिल्कुल निरोग होकर के ही जाता है। तो आज भंडारे के अंदर जो आपने आज सम्मिलित हुए, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सभी लोग आए हैं। सबने जो है गुरुदेव का आशीर्वाद लिया है और गुरुदेव ने बहुत सबको आशीर्वाद दिया है निरोग होने का। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु दत्त ओझा। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल के नेतृत्व में लगातार जेल में मिल रहे हैं मोबाइल। 28 नवंबर को 14 मोबाइल मिलने के बाद 30 नवंबर को फिर से मिले 7 मोबाइल। कोटा सेंट्रल जेल में सुर्खियों में रही जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल कोटा से अजमेर हस्तांतरित होते ही अजमेर जेल में भी लगातार कार्रवाई करते हुए सुर्खियों में बनी हुई हैं। उन्होंने ज्वाइनिंग के साथ ही जहां रविवार को जेल स्टाफ और आरएसी के साथ ज्वाइंट सर्च अभियान चलाकर जेल से 14 मोबाइल फोन, 11 एक्टिव सिम, चार्जर, डाटा केबल, चिलम, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू और प्रतिबंधित नशीली वस्तुएं बरामद की थी, वहीं मंगलवार को एक बार फिर सर्च अभियान के दौरान 7 मोबाइल और जब्त किए गए। इसके बाद जेल अधिनियम के तहत सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि जेल में मोबाइल सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिल रही हैं, जिनसे जेल से ही गैंग और आतंकी नेटवर्क संचालित होने की भी खबरें पूर्व में आ चुकी हैं। ऐसे में जेल में लगातार मोबाइल फोन और प्रतिबंधित वस्तुओं का मिलना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। सेंट्रल जेल में है, तलाशी ली गई थी, जहाँ कुछ मोबाइल भी मिले थे, अन्य सामग्री भी जो अपने कारागार अधिनियम के तहत जो प्रतिबंधित है उसकी सामग्री जो मिली थी, तलाशी मिली थी। उन्होंने सिविल लाइंस थाने पे संबंध में एक एफआईआर पेश की, इस पर प्रकरण दर्ज किया। सर पूर्व में भी 3 दिन पूर्व में भी मिले थे, लगातार मिलते जा रहे हैं। इसे लेकर के पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करने में? इसमें जो मामला है वो जेल प्रशासन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारी व्यवस्था है जेल प्रशासन की है। अंदर जो कैदी रह रहे हैं या अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, वो जेल प्रशासन का है। और इस मामले में वो कार्रवाई कर रहे हैं। वो लगातार आपने देखा है पिछले 2-3 दिन में अच्छी 14 मोबाइल पहले किए थे, 7 अब बता रहे हैं, तो कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके और जाँच है वो सिविल लाइंस थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। तो जैसे भी उसमें नतीजा आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। ठीक। कृष्णगंज थाना अंतर्गत सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। पसंत नगर कोटड़ा में सरकारी शिक्षिका के मकान से लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी। पसंत नगर कोटड़ा में सरकारी स्कूल में कार्यरत अध्यापिका के सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने मकान से 15 तोला सोने के आभूषण, 4 लाख रुपए की नकदी व 4 खराब मोबाइल चोरी कर लिए। पीड़ित महिला ने पड़ोसियों पर शक जताते हुए चोरी का नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पसंत नगर कोटड़ा निवासी गवर्नमेंट टीचर कमला नंदवानी ने बताया कि वह बीमार होने के चलते अस्पताल में भर्ती थी। चोरों ने मकान को सूना देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि 30 नवंबर को पड़ोसी मोन्टू सेन ने मकान के ताले टूटे होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने इसकी जानकारी अपने बच्चे, पड़ोसियों व पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित टीचर कमला ने बताया कि चोर मकान से 15 तोला सोने के आभूषण, 4 लाख रुपए की नकदी और 4 खराब मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित टीचर कमला ने पड़ोसी राज और रिचिका पर चोरी का शक जताते हुए कृष्णगंज थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तारीख को एडमिट थी मित्तल हॉस्पिटल में ऋषभ कोठारी जी के डॉक्टर के जी के पास में। मैंने 23 तारीख को एंडोस्कोपी कराई थी, तो मुझे घाव हो गए थे और वीकनेस आ गई थी, तो मैं तो 28 तारीख को संडे को 10:30 बजे करीबन एडमिट हो गई थी। इस दरमियान सुबह 30 तारीख को मुझे 6:30 बजे मोन्टू सेन ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम आप घर आ गए क्या? मैंने कहा मैं तो घर नहीं हूँ, मैं तो हॉस्पिटल हूँ, अभी भी एडमिट। उस दरमियान फिर इन्होंने बोला कि आपके गेट तो खुले पड़े हैं।
जब मैंने इनसे कहा कि आप अंदर घुसो, तो बोले मैं तो अंदर नहीं घुसूँगा, मुझे लगता है डर। तो मैंने कहा पड़ोस की हेल्प ले लो 3-4 की। तो इधर पड़ोस में रहते हैं कन्हैयालाल जयसवानी, तो मैंने भी हिम्मत करके उनको फ़ोन किया। मैंने कहा पड़ोस में से शिकायत आई कि मेरे गेट खुले हैं, तो आप 3-4 जेंट्स होके और जाओ घर पे। तो संदीप अग्रवाल और मोन्टू सेन, हेमाराम जी को मैंने भेजा कि आप भी जाओ, और है ना चौथा कौन था, ये कन्हैया जयसवानी, ये चारों आए। उन्होंने फिर पूरा दरवाज़ा खोला, अंदर आए, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे मेरा घर दिखाया पूरा। मैं हॉस्पिटल में थी, उन्होंने फ़ोन रख दिया, मेरी बात हो गई। फिर मेरे बच्चे को फ़ोन किया, मेरा पुत्र है मनोज मंगनानी, वो वैशाली में रहता है, द्वारका नंबर गली नंबर 2। तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसी बात हो गई, आप तुरंत घर पहुँचो। तो उसने भी थाने में फ़ोन किया, मैंने भी कृष्णगंज। वहाँ से 2 जने आए थे, एक का तो नाम राजेंद्र जी है, दूसरे का मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने मेरे को 11:30 बजे से डॉक्टर आए, 10:15 बजे पेपर वगैरह बने, 11:30 बजे मैं घर पे आई हूँ। आते से फिर मैंने पूरा देखा कि क्या गायब है क्या नहीं। उसके बाद फिर मैं शाम को चली गई थाने, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा के। कितना माल गया, क्या क्या गया? सर माल गया है मेरा 15 तोला तो सोना है और 4 लाख नकदी है मेरे, और 3-4 मोबाइल पुराने खराब हुए थे, वो टेबल से गए हैं। कैसे अंदर आए थे घर में? सर मैं तो थी नहीं ना। जब आपने देखा तो ताला तोड़कर पड़ोसियों ने देखा है ताला टूटा हुआ। जब मैं तो आई तो फिर ये सभी जने बाहर ही पड़े थे। मैं 11:30 पौने 12 बजे आई हूँ छुट्टी लेके यहाँ से। मेरी डिस्चार्ज की टिकट है। कितना माल गया लगभग आपके? 15 तोला सोना है और 4 लाख नकदी है, 2-3 मोबाइल है पुराने जो काम नहीं करते थे। फिर भी कितना गया माल? 15 सर 15 तोला सोना देखो ना, 50 करीबन 40 का तो भाव चल रहा है के आसपास। हाँ बताइए ना। 15 तोला सोना तो 40 का भी भाव लगा तो हो गया ना। अंदाजा कितना का माल गया? 60 कितने का हो गया? 15 चौक 60 का तो वही हो गया, और ये 4 लाख मेरी कैश गई है। आवाज दो मोबाइल ऐप मीडिया और शिक्षा अधिकारियों के साथ कार्यशाला, महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान को जन अभियान बनाने का किया आह्वान। अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में मीडिया और शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित आवाज दो मोबाइल ऐप के संबंध में चर्चा की गई। आईजी एस सेंगाथिर ने कहा कि पुलिस महिला अपराधों के संबंध में संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है। महिला अत्याचारों की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक दुराचार की रोकथाम में सजगता एवं जागरूकता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अजमेर रेंज में आवाज दो के नाम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं को कानूनी अधिकारों और प्रावधानों के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक करना है। महिलाओं की आपात परिस्थिति में सहायता के लिए स्पीक अप मोबाइल ऐप सक्रिय है। इससे मुश्किल समय में महिलाओं को लोकेशन आधारित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पॉक्सो एवं महिला अत्याचारों से संबंधित प्रकरणों में न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाए जाने की प्राथमिकता रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर 9929072555 के माध्यम से भी महिलाएं सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों, मजदूरी ठिकानों पर नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में शिकायत पेटिका भी लगाई जा रही है। इसमें छात्राएं अपनी शिकायतें और समस्याएं गोपनीय तरीके से डाल सकती हैं। इसकी मासिक और साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 का भी महिलाएं उपयोग ले सकती हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने आवाज दो अभियान के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और सीओ प्रियंका रघुवंशी ने खुले सत्र में मीडिया एवं शिक्षा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र जाटव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशनगढ़, अराई, जवाजा, सरवाड़, श्रीनगर और पीसागंज तथा समस्त मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज आवाज़ दो कार्यक्रम के तहत मीडिया कर्मी और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई है। इसमें एक तरह से जो अभियान के बारे में अभियान किस लिए चला रहे हैं और साथ साथ अभियान में अब तक क्या प्रगति है, और साथ मीडिया भाइयों से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से क्या हम उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मुख्य रूप से जो अभियान के बारे में पहले से हम बताते आ रहे हैं, इसमें महिला अत्याचार और लैंगिक जो संबंध में जो अत्याचार हो रहा है, बालिका अत्याचार हो रहा है, उसमें कमी लाने के लिए, रोकथाम के लिए और उसको घटना
जो क्राइम ही नहीं वो उसको घटना होने से, क्राइम होने से रोकने की हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो मुख्य रूप से जो समस्या है कि जो महिला अत्याचार, बालिका अत्याचार होने का मुख्य कारण है, जैसे लैंगिक असमानता है, महिला को कमज़ोर मानने वाली बात है, या किसी महिला या बालिका को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है, जो उसको कमज़ोर मानते हुए करने की कोशिश है, या कई बार घटना घटित होने पे उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है, कम रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट नहीं होती है। और रिपोर्टिंग को बेहतर करने के लिए, सरल सुलभ बनाने के लिए हमने अलग अलग व्यवस्थाएं करी। उसके तो एक तो मोबाइल ऐप तैयार किया है, स्पीकअप नाम से एक मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड सपोर्टेड मोबाइल पे वो चालू रहेगा। उस मोबाइल को डाउनलोड करने के बाद आसानी से कोई भी महिला या बालिका या कमज़ोर वर्ग से जुड़े हुए लोग पुलिस को शिकायत कर सकते हैं, या साथ साथ उनकी गार्डियन जो अभिभावक है उनसे भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। और शिकायत SMS के जरिए भी और टेलीफोन करने का प्रावधान है। और साथ साथ जो बहुत सनसनीखेज या जो गंभीर किस्म के जो केसेस हुए हैं, महिला अत्याचार केस, पोक्सो अपराध केस है या रेप केस हैं, उसमें 115 केस को हमने चिन्हित करके उसमें केस ऑफिसर स्कीम के तहत जल्द से जल्द सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके तहत अब तक पिछले 1 महीने के अंदर 12 केसेस में सज़ा दिलाने में सफलता हासिल की है। इसमें 2 केस में मुलजिम को फांसी की सज़ा हुई है, 3 केस में आजीवन कारावास है, बाकी अलग अलग अवधि का जो सज़ा लोगों को हुआ। उसके अलावा जो आत्मरक्षा कौशल की ट्रेनिंग है, जो सेल्फ डिफेंस है, बच्चे अपने आप को मजबूत महसूस करें और कभी कभार कोई ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को अकेले जो उसको अपने को डिफेंड करें, या सामने कोई आदमी मिसचिफ करने वाला आदमी आ रहा है उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस टाइप अलग अलग प्रोग्राम हमारे तरफ चला रहे हैं। इसकी प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी जो मीडिया कर्मियों को देना चाह रहे थे, साथ साथ उनसे उनकी जो रुख क्या है, उनसे क्या सहयोग और सहायता ले सकते हैं, साथ मिलकर कैसे इस प्रोग्राम को सफल बना सकते हैं, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे।